सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंसेस होते क्या है। देखिए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हम अगर रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, वरना उसके बिना हम रेफरेंस नहीं बना पाएंगे। रेफरेंस के लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होता है। अगर हमें रेफरेंस बनाना है, मान लीजिए इस रेफरेंस का नाम दे देता हूँ मैं पी और इक्वल्स टू ए, यानी B इज रेफरेंस टू A। ठीक है, यानी B के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो A के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये रेफरेंस के बारे में हमने देखा था। रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अभी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस लिया है, इसे एल वैल्यू रेफरेंस कहते हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। पहले तो इसको मैं इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो पहले समझ लेते हैं ये एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होता है। देखिए, ये इक्वल्स टू ये जो ऑपरेटर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होता है उसको हम एल वैल्यू कहते हैं, और इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आता है उसको हम आर वैल्यू कहते हैं। देखिए, ये जो एल वैल्यू होता है, यानी यहाँ पे हमने जो इंटीजर ए जो क्रिएट किया है, इसका एक लोकेशन है। कंपाइलर ने मेमोरी के अंदर इसको कुछ मेमोरी अलोकेट कर दी है। ठीक है, लेकिन ये जो 10 यहाँ पे लिखा है, ये टेम्पररी वैल्यू है। जैसे ही हम अगर नेक्स्ट लाइन में एंटर करेंगे, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है एल वैल्यू, इसका स्कोप जारी रहेगा। यानी अगर हम ए के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, लीजिए ए इज इक्वल टू 3, तो वैलिड है। लेकिन ये जो आर वैल्यू है, जैसे इसका कोई, देखिए यहाँ पे 3 और 10 ये जो है ये आर वैल्यू है। इसका अभी नेक्स्ट लाइन में जब हम एंटर करेंगे तो इसका कोई स्कोप नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसे करते हैं 10 इज इक्वल टू 100, तो कंपाइलर यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू, यानी ये कोई एल वैल्यू नहीं है, ये आर वैल्यू है। ठीक है, और इसको मतलब कोई कंपाइलर कोई लोकेशन अलोकेट नहीं कर रहा है। तो ये मतलब यही बस डिफरेंस है एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में। ये होता है एल वैल्यू और ये होता है आर वैल्यू। मैं एक और एक्सप्रेशन से आपको इसको समझाऊंगा। मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, और मैं कुछ इस तरह से एक एक्सप्रेशन क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए, जैसे हमने इसके बारे में जाना, इसमें एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होगा, इसमें भी वही एप्लीकेशन होगा। देखिए, ये जो बी है वो एल वैल्यू है और ये 12 जो है वो आर वैल्यू है। सिमिलरली इस केस में भी यही होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू, ये जो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है यानी सी, और ये जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है यानी ए प्लस बी। ठीक है, ये सी जो है ये एल वैल्यू है और ए प्लस बी एक कंबाइंड आर वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि ये अभी कांस्टेंट हो गया है, यानी 10 प्लस 12, यानी ये जो 10 प्लस 12 जो है ये टेम्पररी वैल्यू है। जैसे हम अगली लाइन में एंटर करेंगे उसका कोई स्कोप नहीं होगा। ठीक है, तो ये है सिंपली एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में। अब आते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू रेफरेंस के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, फिलहाल के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेफरेंस के बारे में। अगर मैं कोई भी रेफरेंस, नॉर्मली हम जो भी सी प्लस प्लस में रेफरेंस लेते हैं, वो उसे हम एल वैल्यू रेफरेंस कहते हैं। नॉर्मली तो रेफरेंस के नाम से ही पुकारा जाता है, लेकिन ये एक्चुअल जो है ये एल वैल्यू रेफरेंस है। यानी इंट ए, ये जो है ये एल वैल्यू है। उसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो भी रेफरेंस बनाया उस इसको बोलेंगे एल वैल्यू रेफरेंस। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ इसके रिगार्डिंग। अगर आपको इसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं आपके लिए एक और एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए इस बार इंट नहीं, फ्लोट लेते हैं। फ्लोट डी इज इक्वल टू 12। अब देखिए, इसका अगर हमें रेफरेंस लेना है तो हम सिंपली एक फ्लोट कीवर्ड से फिर एम% यूज करके फिर हमें एक दूसरा वेरिएबल का नाम देना होता है। मान लीजिए इसको हम एस नाम दे देते हैं और डी। देखिए, सिंपली मैंने वही रेफरेंस क्रिएट किया है और ये हम इसे कहेंगे एल वैल्यू रेफरेंस। ठीक है, अभी आर वैल्यू रेफरेंस क्या होता है। देखिए, एल वैल्यू रेफरेंस यानी जो भी रेफरेंस हमने क्रिएट किया है वो एल वैल्यू को कंसिडर करके किया है।
लेकिन अगर हमें कोई आर वैल्यू के लिए कोई रेफरेंस अगर क्रिएट करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इंट एम परसेंट ए इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये जो 12 है ये एक टेम्पररी वेरिएबल है। इसके लिए हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया है जिसको कहते हैं हम आर वैल्यू रेफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है, एल वैल्यू के लिए हम एक एम परसेंट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें आर वैल्यू के लिए रेफरेंस क्रिएट करना होता है तो हमें 2 टाइम्स एम परसेंट यूज़ करना होता है। देखिए अगर हम एक एम परसेंट यूज़ करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दिखाएगा। देखिए इनिशियल वैल्यू ऑफ रेफरेंस टू नॉन कॉन्स्ट मस्ट बी एल वैल्यू, यानी यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं एल वैल्यू के लिए रेफरेंस क्रिएट करने की, लेकिन यहाँ पे हम दे रहे हैं टेम्पररी वैल्यू यानी लिटरल, जो अलाउड नहीं है। हमें इसके लिए 2 एम% ही यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैं 2 एम% यूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट होता है टेम्पररी वेरिएबल के लिए। तो ये था रेफरेंस टू एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। अभी इसका यूज़ क्यों होता है, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि रेफरेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे हम एल वैल्यू और आर वैल्यू के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी है, बस यहाँ पे हम 2 एम% यूज़ कर रहे हैं इस टेम्पररी वेरिएबल के रेफरेंस बनाने के लिए। ठीक है, अभी इसका यूज़ एक्चुअली इसके मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस है। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मूव कीवर्ड क्या होता है, उसके बाद मूव कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जैसे आप जानेंगे मूव कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसके बाद आपको मैं आपको रूल ऑफ 5 भी बताऊंगा, रूल ऑफ 5, उसके बाद रूल ऑफ 3। देखिए ये मॉडर्न सी प्लस प्लस में ये जो सारे टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ये जो रेफरेंस वगैरह ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया है, अभी इस लेक्चर में आपको आर वैल्यू रेफरेंस के बारे में बताया, ये आप अच्छे से आप पढ़ लें। ठीक है, अगर ये आप इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी अंडरस्टैंडिंग आप अच्छे से आपको हो जाए। ठीक है, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में ये सब जब कवर करूँगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसके बहुत कम चांसेस है कि ये भी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मूव कीवर्ड का जो एक सिंपल सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ इस अलग अलग तरीके हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। इंट बी हम ऐसे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है इंट सी, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, इससे भी हम वैसे वैल्यू असाइन करते हैं। सिमिलरली हम मूव कीवर्ड का यूज इस्तेमाल करके हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, इंट डी इज इक्वल टू मूव 10, ये भी एक तरीका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं ये वैल्यू डी के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, देखिए कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा, ये चारों तरीके जो है वो वैलिड है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंपाइलर ने हमें कोई एरर नहीं दिखाया है। ठीक है, हम वेट कर लेंगे, शायद कंपाइलर का वर्किंग बहुत स्लो चल रहा है आज। ओके, देखिए यहाँ पे इसने सक्सेसफुली सारे जो वैल्यू हमें जिस तरह हमने वैल्यू असाइन किया है वो वैलिडेट कर दिया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये मूव कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।